हेलो गाइस। तो आज हम लोग अपने एग्जाम्पलर की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। @स्टडी विथ डॉक्टर कमलेश सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम में आपको ये PDF मिल जाएगा। सेम स्टडी विद डॉक्टर कमलेश टेलीग्राम भी है, वहाँ पे आपको ये सारा PDF मिल जाएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के एग्जाम्पलर फटाफट। अगर आप पढ़ के नहीं आए तो प्लीज़ एक बार रिवाइज करके आइए। रिवाइज करके आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा चैप्टर पढ़ने में, और सारे क्वेश्चन आप मेरे से पहले करते जाइए। इससे आपको और प्रिपरेशंस लगेगा कि हाँ प्रिपरेशन अच्छे से हो चुका है। और रिवीजन कीजिए क्वेश्चन से। चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स का। तो पहला क्वेश्चन क्या है? थर्मोडायनेमिक्स इज़ नॉट कंसर्न अबाउट, मतलब थर्मोडायनेमिक्स इसमें से कौन सा है जो थर्मोडायनेमिक्स नहीं है। तो पहले तो आप लोग बताइए थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स क्या डील करता है? एनर्जी चेंज से डील करता है, फिजिबिलिटी से डील करता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से डील करता है, बट रेट ऑफ रिएक्शन से डील नहीं करता है। बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन किस में आता है? वो आता है हमारा केमिकल काइनेटिक्स में। तो ऑप्शन नंबर देखिए, एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, एनर्जी चेंज होता है केमिकल रिएक्शन में। द एक्सचेंज विथ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड, ये भी ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शंस विच इज रिएक्शंस प्रोसीड, ये होता है केमिकल काइनेटिक्स में। ये होता है केमिकल काइनेटिक्स में। द फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, बिकॉज यही कंसर्न नहीं कर रहा है। द रेट ऑफ रिएक्शन प्रोसीड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Which of the following statement is correct? Question number 2. The presence of reacting species in a covered beaker is an example of open system. There is an exchange of energy as well as matter between the system and the surrounding in a closed system. The presence of reactant in a closed vessel made up of copper is an example of closed system. The presence of reactant in a thermoflask or any other closed insulated vessel is an example of closed system. तो यहाँ पे क्या होता है कि करेक्ट क्या है? तो ये देखिए, द प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन विद कवर्ड होता है तो ओपन थोड़ा ना होगा, कवर्ड होगा तो क्लोज होगा। और देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज अ क्लोज बैग। अगर सिस्टम और सराउंडिंग दोनों एक्सचेंज एनर्जी को करेगा तो हो गया ओपन सिस्टम। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन अ क्लोज वेसल्स मेड अप ऑफ कॉपर इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लोज वेसल्स। ठीक है, क्लोज है और क्लोज वेसल कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। द स्टेट ऑफ गैस कैन बी डिस्क्राइब बाई पुटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन। वो कौन सा गैस है डिस्क्राइब कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन? स्टेट ऑफ गैस, कौन सा स्टेट ऑफ गैस है जो डिस्क्राइब करेगा? तीनों के बीच में हमको बताना है कौन कौन सा है जो स्टेट ऑफ गैस को डिस्क्राइब करेगा। तो आप सबसे अच्छा फॉर्मूला आपको पता है, PV = nRT, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एयर अमाउंट। बस ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फोर्थ, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज रिड्यूस टू हाफ फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वैल्यू, द स्पेसिफिक हीट विल बी। The volume of gas is reduced to half from its original value. The specific heat will be. अगर कोई वॉल्यूम है उसको हाफ कर दिया गया ओरिजिनल वैल्यू से, फिर से उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी? अगर मान लीजिए एक रॉड है, उसको गर्म करा जा रहा है, खूब गर्म करा जा रहा है, और फिर से उसको आधा कर दिया जाता है, ये भी उतना ही गर्म रहेगा, तो रिमेन कांस्टेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5।
ड्यूरिंग कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 मोल ऑफ ब्यूटेन इतना kg ऑफ हीट इज रिलीज। द थर्मोकेमिकल रिएक्शन ऑफ द एबव चेंजेस। थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या है एबव चेंज का? तो सिंपल सी बात है, इसका रिएक्शन देखना होता है। अगर गिवन दैट कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 मोल ऑफ ब्यूटेन इज रिप्रेजेंटेड बाई थर्मोकेमिकल रिएक्शन। अब इसमें देखना है कौन सा ऐसा है जो ब्यूटेन को रिप्रेजेंट करता है। तो ब्यूटेन को सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होगा ब्यूटेन का, ये देखेंगे। C4H10 + 13 इसको बाद में लिखते हैं O2/4 CO2 + H2। अब यही है, अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। तो O2 इधर आएगा, 13.2 इधर आएगा, 4 इधर आएगा, 5 इधर आएगा, 5 इधर आएगा। अगर इसको बैलेंस करते हैं तो ये आएगा। अब देखिए गैस यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 नहीं होगा, गलत है। और यहाँ पे 13 नहीं होगा, 8 10 लिक्विड है। तो एबव चेंज का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 30 इज द राइट आंसर। अगर हम लोग 2658 केल्विन लेते हैं, किलो जूल लेते हैं, तो हमारा कंबसन ऑफ 1 मोल ब्यूटेन का क्या होगा? डेल्टा सी एच शुड बी नेगेटिव एंड हैव द वैल्यू ऑफ इतना। तो डेल्टा सी एच नेगेटिव है और इतना वैल्यू है, तो ये वाला ऑप्शन इज अ राइट आंसर। यहाँ पर डबल हो रहा है तो फिर भी इसका सेम है, इसलिए रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 6। फॉर्मेशंस ऑफ CH4 सर्टेन टेम्परेचर इज इतना, द वैल्यू ऑफ इतना। तो बताइए क्या होगा? इसका सबसे बढ़िया फॉर्मूला रहता है, इसको अच्छे से देखिए आप लोग। सॉल्व करते हैं। द रिएक्शंस निकालना है CH4 का। रिएक्शंस ऑफ इस CH4 गैस प्लस 2O2 गैस। पहले रिएक्शन लिखना पड़ता है सब चीज़ का। थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, रिएक्शन आप लिखो और क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। लिक्विड में है। अब डेल्टा NG निकालना होता है, आपको सबको पता है। डेल्टा NG इक्वल टू डेल्टा NP/डेल्टा NR। गैस इक्वल टू 1 - 3 इक्वल टू -2 आ गया यहाँ पे डेल्टा NG। अब ये डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा US प्लस डेल्टा NG/RT में लगा दो। अब NG कितना है -2, डेल्टा NG इक्वल टू -2 आ गया। अगर डेल्टा NG -2 आ गया तो इसको हटा दो, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे? डेल्टा NG माइनस आ गया तो डेल्टा H ज़्यादा है इंटरनल एनर्जी से, डेल्टा H कम है इंटरनल एनर्जी से, यही आएगा। डेल्टा H कम है इंटरनल एनर्जी से, तो ऑप्शन B इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। एडियाबैटिक प्रोसेस में सबको पता है क्या होता है। यहाँ पे हम क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना चाहें फिर भी हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपको पढ़ना है नीट के एग्ज़ाम में। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम्स एंड सराउंडिंग। चूज द करेक्ट ऑप्शन। फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस। तो Q इक्वल टू 0 गलत है, Q नॉट इक्वल टू 0 गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। द प्रेशर वॉल्यूम वर्क ऑन द आइडियल गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशंस। ये वाला एक्सप्रेशन यूज करते हैं। द वर्क कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम PV प्लॉट बाय यूजिंग द एरिया अंडर द कर्व विद इन द स्पेसिफाइड व्हेन द आइडियल गैस इज कंप्रेस। पहला है रिवर्सिबली, दूसरा है इरिवर्सिबली फ्रॉम द वॉल्यूम V इनिशियल टू V फाइनल। चूज द करेक्ट ऑप्शंस।
अब हम लोग को ऑप्शंस देखना है क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक कर्व देखिए, कर्व अगर बन जाए तो बना सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर वर्क डन इरिवर्सिबल का ज़्यादा होता है, वर्क डन रिवर्सिबल का, वर्क डन रिवर्सिबल का कम होता है वर्क डन इरिवर्सिबल का। बिकॉज अगर मान लीजिए आप एक बार अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, एक बार काम कर रहे हैं और फिर से वो काम करना पड़ रहा है, फिर से काम करना पड़ रहा है, तो वो वर्क डन रिवर्सिबल हो गया ना, तो स्पेसिफाइड हो गया वो वर्क डन, उसका एरिया वही रह गया। जैसे कि अगर हम लोग प्लॉट करना चाहें, ग्राफ अगर प्लॉट करना चाहें, तो ग्राफ अगर हम प्लॉट करना चाहें तो ग्राफ देखिए ऐसे प्लॉट हो सकता है, इसका ऐसे प्लॉट होगा और ये ऐसे जाएगा, ठीक है, रिवर्सिबल का। चलिए इसका आंसर ये रहेगा, तो आंसर देख लीजिएगा क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। द एंट्रोपी चेंज कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ए व्हेन वाटर फ्रीज इन अ ग्लास बीकर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग्स द फॉलोइंग। 9 बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो सबको पता है, एंट्रोपी का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ठीक है, व्हेन वाटर फ्रीज इन द ग्लास बीकर, ठीक है, तो एंट्रोपी क्या होता है, सिस्टम की डिक्रीज होती है, सबको जानता है। बिकॉज मॉलिक्यूल सॉलिड आइस आर लेस रैंडम देन द लिक्विड वाटर, सबको पता है, और इसके चलते व्हेन वाटर फ्रीज टू आइस हीट इज रिलीज which is absorbed by the surrounding, hence entropy of the surrounding is increase. Then the option is C is the right answer, as decrease but ये वाला increase. That's very simple questions. 10 on the basis of thermochemical equations A, B, C, A, B और C के हिसाब से find out the following algebraic relationship given in the option 1 to 4 is the correct answer. 1 to 4 इज़ करेक्ट में, इसमें देखना है कौन एल्जेब्रिक में है। और तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में करते हैं, फिर भी यहाँ पे भी करेंगे। तो देखिए ये वाला O2 CO2 सही है, ग्रेफाइट हाफ, इसको ऐसा कर रहे हैं तो ये आ रहा है, C आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस एक्स, देखिए सी यहाँ पे है और ओ यहाँ पे है, तो सी ओ को ओ इधर ही आ गया, सी ओ, हाफ O2 भी इधर है तो इधर ही आ गया, CO2 इधर है तो इधर ही आ गया। तो इसमें करना क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड, इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, ऑप्शन 3 is the right answer. 11 consider the reaction given below on the basis of these reactions, find out the which of the algebraic relations given in the option 1 to 4 in the same question। वही है, सेम क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं होता है इसमें। अब आप लोग देखिए 1 और 2 में मतलब कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, देख रहे हो, कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है इन रिएक्शन फर्स्ट में, whereas bond is reacted molecular broken in reaction 2। लेकिन इसमें देखिए रिएक्शन 2 में ग्रेफाइट को सॉलिड से रिएक्शन करने के लिए तोड़ा जाता है, ठीक। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगा when bond are broken, energy release in a reaction first is greater than the reaction second, hence X, Y, that's right answer। इसमें एनर्जी क्या हो रहा है, इसमें देखिए बॉन्ड कोई नो बॉन्ड इज़ ब्रोकन, अगर कोई अगर कोई बॉन्ड ब्रोकन होगा ही नहीं तो एनर्जी रिलीज होगी कैसे।
अगर एनर्जी रिलीज होगी नहीं तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उससे बढ़िया होगा, इसका कम होगा। इसमें एनर्जी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एनर्जी रिलीज होगा, तो ग्रेटर देन इन रिएक्शन 2। सॉरी, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखेंगे। 12 क्वेश्चंस। द एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर टेकन एज 0। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, बताइए आप लोग। अगर एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट का 0 है, देन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, गुड है, गुड। चलिए एक ले लेते हैं। अगर कोई कंबसन लेते हैं हम लोग, कंबसन्स ऑफ एलिमेंट, अगर कोई कंपाउंड का लेते हैं तो वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, दोनों केस हो सकता है। अब एग्जाम्पल में C+O2 को लेते हैं, CO2 बन गया, तो ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। वेरएज C+2S लो, CS2 बन गया, ये क्या हुआ बच्चों, एंडोथर्मिक हो गया। तो यही तो देखते हैं ना, यही तो पैरामीटर होता है ना, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो क्या इससे प्रूव होता है, इससे प्रूव होता है ना कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। दैट्स योर राइट आंसर, दैट्स ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। देन formations can be negative or positive enthalpy of formation। Question number 13, enthalpy of sublimation of substance is equal to, किसी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सब्सटेंस किसके इक्वल है। सिंपल सा, कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताया कीजिए। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, राइट आंसर। अब बताइए एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होता है, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन अगर सब्लिमेशन पूछा जाए क्या होता है, सब्लिमेशन डायरेक्ट कन्वर्जन किसका होता है, सॉलिड टू वेपर। और अगर हम लोग 2 स्टेप में लिखना चाहें तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, और सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो सॉलिड से अगर लिक्विड बनेगा, ये 2 स्टेप में होता है। अगर सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से वेपर बनेगा, सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और अगर लिक्विड से वेपर बनेगा तो ये क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। That's the answer is correct answer. Question number 14, which of the following is not correct? इसमें से कौन ऐसा है जो गलत है, सही नहीं है। तो इसमें का सारा मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर आप खुद पता कर लोगे क्या होता है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। अगर डेल्टा जी जीरो होता है देन रिएक्शन इक्विलिब्रियम होगा। अब देख लो यार, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 देन रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। डेल्टा जी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए ना, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, मतलब गलत है। डेल्टा जी नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस सही है, डेल्टा जी पॉजिटिव नॉन पर ये भी सही है। तो ये रहा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप 1। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ, और आपको पता होता है टाइप 2 में क्या होता है बच्चों, कि 2 और मोर मी नहीं होता है, इसमें मी गलत है, 2 ही सही होता है। चलिए आगे चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। तो थर्मोडाइनमिक्स
मेनली डील विथ, थर्मोडायनेमिक्स किस किस पे डील करता है। तो चलिए पढ़ते हैं। इंटर रिलेशंस ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, देयर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एकदम सही है। एनर्जी चेंज इन द प्रोसेस विच डिपेंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल, ओनली नहीं होता है भाई। स्टेट ऑफ माइक्रोस्कोप कंटेनिंग फ्यू मॉलिक्यूल, देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। हाउ एंड इट व्हाट रेट दीज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, रेट के मतलब नहीं है इसमें। सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट मूविंग फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू द अनदर, बहुत सही है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी आर करेक्ट आंसर 15 का। 16 क्वेश्चंस पे आते हैं। इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज इवॉल्व एंड द सिस्टम लूजेज हीट टू द सराउंडिंग फॉर सच सिस्टम। अब देखिए एक्सोथर्मिक, अभी हम लोग ऊपर बता के आए हैं, हीट इज इवॉल्व, अगर हीट इवॉल्व करता है द सिस्टम लूजेज हीट एंड कोई सिस्टम है जो हीट को लूज कर रहा है टू द सराउंडिंग फॉर सच सिस्टम, उस सिस्टम के लिए इसमें से कौन सा होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले बात, हम एग्जांपल दे चुके हैं एक्सोथर्मिक का, एक्सोथर्मिक का हम पहले भी एग्जांपल दे चुके हैं। एक्सोथर्मिक के एग्जांपल फिर से दे देते हैं, C+O2 CO2, ठीक है। और इसमें भी एनर्जी इवॉल्व होती है। एक और दे देते हैं H2 + ½ O2, लो H2O, ये लिक्विड में हो गया और एक गैस में हो गया, लेकिन है दोनों एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक का। तो क्या होता है QP, देखो यहाँ पे इसको अगर लिखते हैं तो यहाँ पे प्लस आता है 393.5 किलो जूल। यहाँ पे क्या होता है, या थोड़ा डेटा वाला क्वेश्चन से इसको याद रखना है, यहाँ पे रिलीज होता है, लेकिन इसमें प्लस 285.8 किलो जूल रिलीज होता है। तो मतलब इसको याद भी ना रखें तो चलेगा, मतलब इतना याद। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, अभी मैं ऊपर बता के आया हूँ, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो नेगेटिव है उसको लगा दिया जाए, तो नेगेटिव यहाँ पे है, नेगेटिव यहाँ पे है, फर्स्ट एंड सेकंड। एक्सोथर्मिक भी दिखा, सिस्टम लूज हीटेड, मतलब एक्सोथर्मिक में क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव दिखा तो नेगेटिव को मारो और निकलो। तो ए एंड बी आर राइट आंसर। अब बताया क्वेश्चन नंबर 17। द स्पॉन्टेनिटी मीन having the potential to proceed without the assistance of external agency, the process which occur spontaneously are। बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए इसका मीन बताना है कि वो कौन सा प्रोसेस है जो स्पॉन्टेनियसली ऑकर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर टू वार्मर, हीट फ्रॉम कोल्डर टू वार्मर, ये तो आराम से होता है। गैस इन अ कंटेनर कंट्रैक्टिंग इनटू अ कॉर्नर, नहीं, कंट्रैक्टिंग इनटू अ कॉर्नर नहीं, पूरे सराउंडिंग में रहता है वो। तो गैस एक्सपेंडिंग टू फिल द अवेलेबल, बहुत सही। गैस ये होता है एक्सपेंड करता है, फिल द अवेलेबल, सही है। बर्निंग कार्बन इन ऑक्सीजन टू गेट, बहुत सही है। अभी हम एग्जांपल दे रहे हैं एक्सोथर्मिक का, तो इसका क्या होगा, C and D और राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। फॉर एन आइडियल गैस द वर्क रिवर्सिबल एक्सपेंशंस अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग एक्सप्रेशन इतना, ठीक है। अब देखिए आगे भी क्वेश्चंस है। अ सैंपल कंटेनिंग इतना ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली टू 10 times, बहुत बढ़िया, टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन 2 सेपरेट एक्सपेरिमेंट। द एक्सपेंशन इज कैरिड आउट एट 300 केल्विन एट 600 केल्विन रेस्पेक्टिवली, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करने वाला है। अगर हम लोग उस फॉर्मूले पर रख के सॉल्व करते हैं और जो आता है उसको फिर से एक बार सॉल्व करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। तो फिर पहले फार्मूला यही रहा, फार्मूला वर्क ऑफ रिवर्सिबल एक्सपेंडेड अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, फार्मूला यही रहा, ठीक है। अब VF दे दिया है, 10 times दिया है V इनिशियल के, ठीक है। और T2 दे दिया है, टेम्परेचर 2 दे दिया है 600 केल्विन, और T1 दे दिया है 300 केल्विन। अब इसको इसी में पुट कर देना है और सॉल्व करना है। तो पुट करते हैं बच्चों, W6K = 1 × R
इंटू 600 केल्विन log 10 इंटू 1। log 10 टाइम्स है और 1 8 टाइम्स है। ये फाइनल और ये इनिशियल है, ये फाइनल है और ये इनिशियल है। अब फिर से 300 केल्विन की तरफ चलते हैं तो 1 इंटू आर इंटू 300 के log 10 इंटू 1। अब इनको दोनों का रेशियो निकालो बच्चों। W 600 केल्विन अपॉन W 300 केल्विन। अब निकालो 1 इंटू आर इंटू 600 के L 10 अपॉन 1 अपॉन 1 इंटू आर इंटू 300 के ln 10 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो एक कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, सबसे कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा 600 इंटू 300 और आएगा 2। अब देखिए फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैसेस इंटरनल एनर्जी क्या होता है? 0 हो जाएगा। सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनल देयर इज़ नो चांस इन इंटरनल एनर्जी, देयरफॉर देयर इंटरनल एनर्जी ऑल्सो भी 0। तो आइए ऑप्शन में पढ़ लेते हैं। वर्क डन है 600 ट्वाइस, द वर्क डन है 300। सही था ये। वर्क डन है 20 टाइम्स कहाँ से गया? और ये थोड़ा ना होता है, 600 टाइम्स होता है। डब्ल्यू टी इज बोथ केस। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी आर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड ऑक्सीजन, चूजन द राइट ऑप्शन गिवन आउट। बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं। 2Zn ऑक्सीजन सॉलिड मिला के 2ZnO बन गया, इतना एंथैल्पी लगा है। द एंथैल्पी ऑफ 2 मोल ऑफ Zn इज, इसको पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फिर अब आपको पता है इसमें फॉर्मूला लग सकता है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H रिएक्टेंट। ठीक है। अगर नेगेटिव वैल्यू अगर हम डेल्टा H की लेते हैं, यहाँ पे डेल्टा नहीं होगा सॉरी, अगर नेगेटिव वैल्यू अगर हम लोग डेल्टा H की लेते हैं तो डेल्टा R रिएक्टेंट डेल्टा प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा। इफ़ नेगेटिव डेल्टा H तो ये होगा, हाँ ये होगा। अगर एंथैल्पी ऑफ 2 मोल ऑफ ZnO इज लेस देन द एंथैल्पी ऑफ 2 मोल ऑफ जिंक एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बाई इतना, तो डेल्टा रिएक्टेंट एंथैल्पी ऑफ इतना, तो पढ़ते हैं इसका पहले। द एंथैल्पी ऑफ 2 मोल ऑफ Zn इज लेस देन द टोटल एंथैल्पी ऑफ 2 मोल ऑफ Zn, ऑक्सीजन इज इतना। सही है। द एंथैल्पी ऑफ 2 मोल ऑफ Zn इज मोर देन नहीं होगा, लेस देन होगा। 693 एनर्जी इज इवॉल्व इन द रिएक्शन। ठीक है, 693 हो रहा है तो ANC एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। ऑप्शन में ही क्वेश्चन से बता बच्चों, हम लोग अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 1 टाइप 2 दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अब आगे देखते हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चन हो तो वो देख लेंगे। और ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा और ज़रूर आप लोग पूछिए। मैं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बिकॉज़ एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशंस मिलता है, सच्चे में बहुत मोटिवेशंस मिलता है। और मैं अकेले वीडियो शूट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ केवल इसके लिए कि आप लोग का एग्जाम्पलर सेट हो जाए आपके दिमाग में, बिकॉज़ एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट व्यू के। और मैं क्या मांग रहा हूँ आपसे? बस एक सब्सक्रिप्शन मांग रहा हूँ और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, और आपके फ़ायदे के लिए। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं मैच। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैचिंग टाइप। अब बताओ एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा? एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा आप लोग बताओ? एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा?
बताओ आप लोग बताओ। एडियाबैटिक प्रोसेस में देखो कहीं लिखा नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा? नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो फर्स्ट का क्या होगा? फर्स्ट का ई, नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट। सेकंड का आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा? नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ऑफ मैटर। नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ऑफ मैटर। तो दूसरा का डी। तीसरा आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या होता है? टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल में क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एफ में देखो कांस्टेंट टेम्परेचर लिखा हुआ है। एफ में कांस्टेंट टेम्परेचर लिखा। फोर्थ क्या है? पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शंस में क्या होता है? हीट होता है, वर्क होता है, और कुछ होता ही नहीं है। और कुछ होता ही नहीं, हीट वर्क के अलावा कुछ होता ही नहीं। देखो कहीं हीट है, यहाँ पे हीट है, तो इसका ये। पाँचवा स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन में क्या होता है? इंटरनल एनर्जी होता है, एंट्रोपी होता है, प्रेशर होता है। तो इसका क्या हो सकता है? के भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, और जी भी हो सकता है। तो जी के एल। यू इज इक्वल टू, सॉरी, अब छठा क्या है? लॉ डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू मतलब इंटरनल एनर्जी क्यू के बराबर है। तो इंटरनल एनर्जी क्यू के बराबर कब होगा? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। इंटरनल एनर्जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनल एनर्जी क्यू के बराबर कब होगा? जब हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। तो देखिए हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ पे होगा 6 का बी। सेवेंथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स सी। ईट रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? इन्फिनिटी स्लो प्रोसेस विच प्रोसीड थ्रू अ सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। जे। नाइन्थ में फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है? पी एक्सटर्नल 0 होता है, प्रेशर एक्सटर्नल 0 होता है। एच। अब एंथैल्पी अगर क्यू के बराबर होगा, तो एंथैल्पी क्यू के बराबर होगा तो कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। प्रेशर कहीं पे लिखा हुआ है? एट कांस्टेंट प्रेशर। आई। इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? हीट, प्रेशर, स्पेसिफिक हीट। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी। इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी। अब आते हैं मैचिंग टाइप। देखो कोई और होता है तो देख लेते हैं। मैचिंग टाइप हमारा 52 नंबर क्वेश्चन भी मैचिंग टाइप है। अच्छा क्वेश्चन है, 52 टाइप भी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप लोग देखिए क्या होगा। लिक्विड वेपराइज डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। आपको सब कुछ बता चुका हूँ मैं, फिर भी मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चंस लाइन टू लाइन, आपको रिवीजन करवा रहा हूँ फिर भी। चलिए पहला का क्या होगा बताइए। और लिक्विड वेपराइज होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। फिर डेल्टा एच इज पॉजिटिव, फिर क्या होगा? ये नेगेटिव होगा। रिवर्सिबल एक्सपेंशंस ऑफ एन आइडियल गैस। डेल्टा एच आइडियल गैस के लिए रिवर्सिबल, डेल्टा एच इक्वल टू 0। 53 बताओ आप लोग क्या होगा? 53 ये सब पैरामीटर है और इसमें आपको बताना है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो व्हेन ये पॉजिटिव होगा डेल्टा एच और डेल्टा ये निगेटिव होगा और ये गिव्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होगा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है।
नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो पहला का 3, पहला का C। और अगर हीट नेगेटिव होगा और एंट्रोपी भी नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा एट होल टेम्परेचर पे, तो ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर होगा। इसमें लो टेम्परेचर नहीं होगा क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जा रहा है। तो दूसरा का ए। थर्ड, अगर डेल्टा एच नेगेटिव होगा, डेल्टा एच भी पॉजिटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये स्पॉन्टेनियस ऐसे ही जाएगा। ये नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस ऐसे ही जाएगा। डेल्टा जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस ऐसे ही जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस वैसे ही जाएगा। थर्ड का बी। अब आते हैं 54 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये तो। अब बताओ एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। ऑलवेज पॉजिटिव होता है बच्चों, ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज़ इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अब बताओ के इज पॉजिटिव, देन डेल्टा एच इज नेगेटिव। के फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगा। अब के पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो बी का कितना होगा, बी का भी 2 होगा, बी का भी 2 होगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव होगा। और ये इसके बराबर भी होता है। तो ये यार थोड़ा सा इसको लिखना पड़ेगा यार। ई का सॉरी ये नहीं, हाँ, पहला का दूसरा और चौथा दोनों होगा, और दूसरा का केवल दूसरा होगा। तीसरा का क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये तो क्रिस्टलाइन अगर सॉलिड स्टेट है तो ये लोवेस्ट एंट्रोपी होता है। 3, और डेल्टा इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस डिक्रीज। चौथा का फर्स्ट। ये रहा आंसर। अब बच्चों आते हैं असर्शन एंड रीजन पे। असर्शन एंड रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल का ट्रेंडिंग क्वेश्चन क्या है, असर्शन एंड रीजन। और कुछ पूछा ना जाए, असर्शन एंड रीजन अगर आपके भर भर के ना पूछे जाएँ तो मतलब एग्जामिनर के पीठ का खाना पचता नहीं है। तो आते हैं असर्शन एंड रीजन की तरफ। असर्शन, कंबशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एन एक्सोथर्मिक। ऑल, ठीक है, ऑल हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। द एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज 0। ऑल एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट पूछा है, 0, ये भी हो सकता है। कंबशन ऑफ ऑल एक्सोथर्मिक, देखो यार दोनों करेक्ट, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट। रीजन क्या नॉट, रीजन नहीं कर रहा है ना। ये ऑल में स्टैंडर्ड 0, इससे क्या मतलब एक्सोथर्मिक है कि नहीं है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, कार्बन और बन होता है जो कि हीट को लूज करता है, और ये एंथैल्पी की बात कर रहा है। तो 55 का क्या होगा, सेकंड होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में देखते हैं क्या लिखा है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, एंड मे बी रिवर्स बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी, ये भी ठीक है। इसका रीज़न हमको बताना भूल गए, इसका रीज़न एक बार बता दें, इसका रीज़न बता दें हम। इसका रीज़न ये मतलब इसका रीज़न गलत क्यों है, क्योंकि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा अगर कंबशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एक्सोथर्मिक होगा। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट is greater than enthalpy of product, तो ये होना चाहिए। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा डॉक्टर वाली राइटिंग भी आ गई है मेरे में।
तो उसके लिए माफ़ कीजिए, मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 56 पे फिर आते हैं। मे बी यहाँ पे लिखा हुआ रिवर्स बाय सम एक्सटर्नल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड मे बी रिवर्स बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। सही है, बिल्कुल सही है। डिक्रीज इन इंथैल्पी इज अ कंट्रीब्यूटरी फैक्टर फॉर स्पॉन्टेनिटी, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल 1 नंबर सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बाय डिक्रीज इन एनर्जी एंड इंक्रीज इन रैंडमनेस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डिक्रीज जब होता है जब एनर्जी होता है, लेकिन इंक्रीज कब होता है, जब रैंडमनेस इंक्रीज होता है। बाकी ये गलत है, ये नहीं होगा। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, दोनों ऑप्शन सही है पर इसके हिसाब से ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 57, अ लिक्विड क्रिस्टलाइन इनटू सॉलिड इज accompanied बाय डिक्रीज इन एंट्रोपी। ठीक है, एकदम सही है। इन क्रिस्टल मॉलिक्यूल ऑर्गेनाइजिंग, और बिकॉज क्रिस्टल मॉलिक्यूल अगर सॉलिड में है एंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है तो ऑर्डर मैनर में मतलब क्रिस्टल को इंक्रीज किया होगा, तो दोनों करेक्ट होगा, एक्सपेंशन भी होगा। तो बच्चों यहाँ पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको लेके जाइए एक बड़ा सा हमारे तरफ से थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे आए और प्लीज़ यूट्यूब चैनल को प्यार दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक आए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। तब के